हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों की हालचाल। हिंदी के इस नई श्रृंखला में आपका बड़ा भाई धर्मवीर भारती आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता है। यह इस हिंदी सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम क्लास 10th गोधुली यानी हिंदी गद्य खंड के अध्याय 2 विष के दांत, जिसके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा, इस अध्याय को बड़े ही आसान और सरल शब्दों में पढ़ने वाले हैं। आज की कहानी विष के दांत जो बताती है कि घमंड का जहर कितना खतरनाक होता है और कभी कभी उस जहर के दांत टूट भी जाते हैं। तो आइए बच्चों, बिना देर किए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस अध्याय में दो अलग अलग चीजें हैं। एक हमारा पाठ है जो कि एक कहानी है विष के दांत, जिसका शीर्षक है, और उनके लेखक जो है नलिन विलोचन शर्मा। तो इसलिए इस अध्याय को हम अच्छे से समझने के लिए दो अलग अलग भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें पहला भाग हमारा रहेगा लेखक परिचय, यानी कि सबसे पहले हम लोग नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग विष के दांत जो कि एक कहानी है उसको कार्टून के माध्यम से दूसरे भाग में अच्छे से समझेंगे। तो आइए बच्चों, नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में जानते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको दो महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में जाननी है कि पहला, इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के बदरघाट में हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु जो है वो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हो गई थी। तो माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा और इनके पिता थे पंडित रामावतार शर्मा। तो ये दो बात भी आप लोगों को नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में ध्यान में रखनी है। बच्चों, अब अगले पेज पे यहाँ आप देख रहे होंगे कि आपके सामने दो प्रश्न दिख रहा होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं, जो आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 50 बनाने होते हैं, जिसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाता है। ये सारी बातें शायद आप जानते भी होंगे। बच्चों, ये प्रश्न मैं यहाँ क्यों ले रहा हूं, मैं इस प्रश्न को यहां इसलिए ले रहा हूं ताकि आप ये समझने की कोशिश करें कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके काम की भी है या नहीं। और दूसरी, आपको यहां ये जाननी है कि हमारे एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं वो इस तरह के अध्याय से किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान में रखनी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके लिए लेटेस्ट और अपडेटेड क्वेश्चन 2026 का मैंने लाया है, जो इस वर्ष का ही है, और ये प्रश्न 2023 में भी जो है वो पूछे जा चुके थे। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। ये प्रश्न इस वर्ष जो है प्रथम पाली में पूछा गया था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था, जैसा कि पीछे आपने पढ़ा। वहीं दूसरे प्रश्न की बात करें, ये दूसरी पाली में पूछा गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं 2026 में आपके बिहार बोर्ड में इस वर्ष, कि नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था। तो आप सभी जान चुके हैं कि उनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा था। देखिए, प्रश्न तो आपको देख करके बहुत हल्के लग रहे होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन जो है कितने नजदीक और एक जैसे दिए गए हैं। इसलिए यदि आप सावधानी पूर्वक चीजों को नहीं पढ़ेंगे, नहीं ध्यान में रखेंगे, तो आपकी गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको सतर्कतापूर्ण को अच्छे से और दिमाग में इस प्रकार से याद करना है कि परीक्षा में आपको कंफ्यूजन कम से कम हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नलिन विलोचन शर्मा जी के बारे में और बातें जाने। तो इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन और मानदंड। वैसे तो आपकी किताब में 5 रचनाएं इनकी दी गई है, लेकिन आपको एग्जाम के लिए 3 ही रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है। इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। आप हमारे ऊपर विश्वास करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो नलिन विलोचन शर्मा जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन और तीसरा है मानदंड। वहीं यह जो कहानी है विष के दांत, ये विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से लिया गया है। यानी कि ये जो अध्याय है विष के दांत, इसको विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक ग्रंथ से जो है वो लिया गया है। वहीं नोट में आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि विष के दांत कहानी महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई के जरिए अमीरों के घमंड और उनकी मानसिकता को दिखाती है। तो बच्चों, आपको लेखक परिचय के बारे में इतनी ही बातें ध्यान में रखनी है। अब हम लोग पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं, और पाठ परिचय में सबसे पहला बात जो आप ध्यान में रखें वो ये कि विष के दांत एक कहानी है जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं। अब चलिए इस पाठ के जो भी किरदार हैं, जो भी पात्र हैं, उनको पहले हम लोग जान लेते हैं, फिर हम लोग धीरे धीरे कहानी में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अमीर और गरीब का जो फर्क होता है सिर्फ पैसों का नहीं होता, फर्क होता है सोच का, घमंड का और इंसानियत का। आज की ये जो कहानी है विष के दांत, जो बताती है कि घमंड का जहर कितना भी खतरनाक हो, एक न एक दिन उस जहर के दांत जो हैं वो टूट ही जाते हैं।
तो बच्चों आइए यह कहानी के बारे में हम लोग कार्टून के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह कहानी दो परिवारों के बीच जो है वो घूमती है, और इस कहानी में दो परिवार में सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है, एक है अमीर परिवार और दूसरा है गरीब परिवार। अमीर परिवार में एक है सेन साहब जो कि एक अमीर बिजनेसमैन है, और इनकी पत्नी है सेन साहिबा। इनकी 5 बेटियां हैं जिनका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये 5 बेटियां हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और सेन साहब का सबसे प्यारा, आंखों का तारा और इकलौता बेटा कासू, जिसको सेन साहब प्यार से खोखा कहते हैं, क्योंकि ये लोग बंगाली फैमिली से बिलोंग करते हैं और बंगाली में छोटे बच्चों को प्यार से खोखा जो है वो कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखें। और ये परिवार जो है वो अमीर परिवार है। वहीं एक दूसरे परिवार की बात करें तो इसमें एक गिरधर लाल है जो कि एक किरानी है, और ये सेन साहब के ही फैक्ट्री में काम करते हैं। इनकी एक पत्नी है और इनका एक बेटा मदन है, जिसके लिए मार खाना आम बात है, यानी अक्सर ये मार खाते रहता है। तो इस कहानी के ये जो पात्र हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी, 5। इनका कौन सबसे आंखों का तारा था, तो कासू, जिसको खोखा ये प्यार से कहा करते थे, और उधर गिरधर लाल उनकी पत्नी और उनका छोटा बेटा मदन। अब इस कहानी में यदि मैं आगे आपको ले चलूं तो धीरे धीरे मैं आपको इस कहानी में आगे ले चलता हूं। इस कहानी में सबसे पहले जो बात मैं शुरू करूं तो ये जो सेन साहब हैं ये 7500 रुपये में एक नई चमचमाती काली कार खरीदते हैं, और ये इतना चमकदार कार था कि आप इसमें चाहें तो अपना चेहरा भी देख सकते हैं। वहीं इस कार की देख रेख में इन्होंने एक ड्राइवर रख रखा था जिसको शोफर भी बोलते हैं, और एक क्लीनर जो गाड़ी की साफ सफाई अक्सर जो है वो किया करते थे। तो गाड़ी के देख रेख में ये 2 लोग जो हैं वो हमेशा उपस्थित रहते थे, हमेशा निगरानी में रहते थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सेन साहब की ये जो कार थी सिर्फ ये गाड़ी नहीं थी बल्कि रुतबा और एक घमंड का ये शान था, ये आप ध्यान में रखें। इस कहानी में आगे बढ़ूं तो एक दिन क्या होता है कि एक दिन सेन साहब के जो मित्र हैं, मित्र में मैं आपको बताऊं तो इसमें एक मित्र थे मिस्टर सिंह, एक थे मुखर्जी साहब, और इनके एक पत्रकार महोदय थे जो इनके दूर के रिश्तेदार भी लगते थे। ये तीनों एक दिन जो है सेन साहब के यहाँ जो है वो आते हैं। लेकिन ये जो पत्रकार महोदय थे अपने साथ अपना बेटा भी लाते हैं। वह बेटा बहुत समझदार, होशियार और लड़का था। ये जो पत्रकार महोदय का ये जो होशियार और समझदार लड़का था, सबसे पहले मिस्टर सिंह जो हैं उनकी तारीफ करते हैं, और मिस्टर सिंह कहते हैं कि आपका बेटा तो बहुत होशियार है। वहीं मुखर्जी साहब भी कहते हैं इतनी छोटी उम्र में इतनी समझ। वहीं यह सब देखकर सेन साहब के मन में जलन होने लगती है, और उसी जलन में वे तुरंत अपने बेटे खोखा की तारीफ जो है वो शुरू कर देते हैं। सेन साहब कहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा बिजनेसमैन बनेगा, मैंने इसे स्कूल में नहीं डाला, घर पर ही पढ़ाई होती है। यहीं से कहानी साफ कर देती है कि सेन साहब के भीतर घमंड और दिखावा कितना है, ये आप भी समझ सकते हैं। वहीं आपको इस तरह के चीज़ों से शायद कुछ बातें अमीर लोगों के बारे में पता चल रही होंगी कि अमीर लोगों की जो मानसिकता होती है वो दूसरे लोगों के प्रति किस प्रकार की होती है। वहीं कहानी के दूसरे घटनाक्रम में आपको ले चलूं तो एक दिन मदन जो गिरधर लाल का बेटा था वो सेन साहब की कार को हल्का सा छू लेता है, क्योंकि नई कार थी। वो अचानक से देखता है तो कोई भी किसी भी बच्चे का मन छूने का करेगा ही। वहीं ड्राइवर जो शोफर था बात को बढ़ाकर सेन साहब से कह देता है, और ये जो है सेन साहब को झूठी बातें कहता है कि साहब यह जो लड़का है ये आपकी कार तोड़ने आया था, झूठ मूठ का, जबकि ऐसा कोई बात नहीं था। सेन साहब जो थे, सेन साहब बिना जांच पड़ताल गिरधर लाल को बुलाते हैं और गुस्से में कहते हैं गिरधर लाल को कि सेन साहब कहते हैं गिरधर को कि अपने बेटे को संभालो, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। तो गिरधर लाल बेचारा नौकर था जो इसके फैक्ट्री में काम करता था, तो ये जो भी सेन साहब इनको कहते हैं वो सिर झुका करके सारी बातों को सुनते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग थे तो वैसे भी ये कुछ बोल नहीं सकते थे। वहीं गिरधर लाल मजबूरी और डर में अपने बेटे मदन को बिना पूछे समझे पीट देता है घर जा करके। ये काफ़ी पीटता है और खूब मारता है, जबकि गिरधर सेन साहब के डर के कारण, क्योंकि यदि वो नहीं पीटते तो सेन साहब को ऐसा लगता कि इसको हम कहने पर भी ये अपने बेटों को डांट नहीं रहे हैं, संभाल नहीं रहे हैं, तो इसलिए उनको मजबूरन जो है मदन को काफ़ी पीटना पड़ा। वहीं कहानी के दूसरे घटनाक्रम की और आपको ले चलूं तो कहानी का अगला जो घटनाक्रम है वो ये है कि एक दिन क्या होता है कि कुछ दिनों बाद मदन जो है अपने दोस्तों के साथ गली में
लट्टू नाच खेल रहा होता है। यानी कि ये इस तरह से लट्टू जो है वो नचा रहे होते हैं और ये अपने दोस्तों के साथ जो है वो खेल रहे होते हैं। उसी समय खोखा जो है, खोखा घूमते घूमते वहाँ पहुँच जाता है और खोखा जो है पहुँचने के बाद यहाँ कहता है कि मुझे भी खेलने दो। वहीं मदन, जो कि उसके बाप के चलते इसने अपने बाप से मार खाया था, तो ये कहता है कि नहीं, तुम खेल बिगाड़ दोगे, तुम्हें मैं नहीं खेलने दूंगा। खोखा को तो आदत था कि भाई कुछ चीज़ हम मांगे और हमें ना मिले, अमीर बाप का बेटा था, तो इस वजह से ये जो है ज़बरदस्ती करने लगता है। और आप जान ही रहे हैं कि मदन कौन सा ये ठहरने वाला लड़का था और इनके साथ कौन ही ज़बरदस्ती कर सकता था। नहीं, इस तरह से मदन के मना करने पर खोखा ने जो है लट्टू में ज़बरदस्ती करने लगा और इसके चलते दोनों की जो है आपस में लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे से काफ़ी मारा पीटी करने लगते हैं। और मदन, वहीं जो लड़का था, उन्होंने एक फाइट इसके मुंह में मारा और खोखा का जो है 2 दांत जो है वो तोड़ डालता है। यानी सेन साहब के घमंड को पहली बार असली चोट लगती है यहाँ जब खोखा का दांत टूटता है। तो बच्चों, अब सेन साहब आग बबूला होकर गिरधर लाल को बुलाते हैं, लेकिन इस बार गिरधर लाल वही डरपोक किरानी नहीं रहता। वो अपने बेटे को डांटने की बजाय उसे गोद में उठाकर कहता है कि बेटा, जो काम हम सालों में नहीं कर पाए वो काम आज तूने कर दिखाया। ये अपने बेटे को गोद में लेकर के आखिर में करते हैं। तो बच्चों, यह जो आज की कहानी है, इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है, यही सबसे बड़ा मोड़ है, क्योंकि आज एक गरीब बच्चे ने अमीर के घमंड के जहर को उसके दांतों से पकड़कर तोड़ दिया है। इसलिए आप देखते हैं कि इस कहानी का जो शीर्षक है वो है विष के दांत। इसका अर्थ है कि अमीरों का घमंड और अत्याचार जहर की तरह होता है और उस जहर के दांत होते हैं, यानी उनकी ताकत, उनका पैसा, उनका रुतबा। लेकिन जब गरीबों में हिम्मत जागती है तो यही जहर कमजोर पड़ जाता है और उसके दांत टूट जाते हैं। तो नलीन बिलोचन शर्मा इस कहानी में एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं कि महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, जबकि संख्या में झोपड़ी वाले ज्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गरीब लोग कई बार डर, मजबूरी और पैसों की लालच में अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते। अगर गरीब लोग अपने हिम्मत और आत्मसम्मान को जगा ले और पैसे के सामने अपने व्यक्तित्व को ना बेचे, तो अमीरों से बराबरी की लड़ाई लड़कर हर मुद्दे पर जीत सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गरीब होना कमजोरी नहीं, कमजोरी है अन्याय सहते रहना। और याद रखिए, जब अत्याचार बढ़ता है तो एक दिन उसका अंत भी तय हो जाता है। अब आइए प्यारे बच्चों, इस कहानी को समझ लेने के बाद आइए इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं जो आपको रिवीजन के लिए काम आएंगे। जिसमें सबसे पहला हमारा बिंदु है कि सेन साहब ने 7500 रुपए में नई काली कार खरीदी थी। तो ध्यान रखिएगा, सेन साहब ने जो कार खरीदी थी उनकी कीमत कितनी थी? तो 7500। कार की देखभाल में ड्राइवर, जिसे शोफर बोलते हैं, और क्लीनर लगे रहते थे, ये आप जान रहे हैं, जैसा कि कहानी में मैंने आपको बताया भी। सेन साहब की आंखों का तारा खोखा है, ये भी आप जान रहे होंगे। मोटर कार को कोई खतरा हो सकता है तो खोखा से, ये भी आप जान रहे होंगे। सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे, ये बात भी सही है। सेन साहब की 5 लड़कियां क्या थी? तो सुशील थी। तो ये आपको शायद मैंने हो सकता है कहानी में नहीं बताया, तो आप ध्यान में रखिएगा कि 5 लड़कियां जो थी वो काफी सुशील थी, समझदार थी। लेकिन वहीं उसके उलट खोखा जो था वो बड़ा नटखट और बड़ा ही बदमाश था। खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल लिया था और खोखा के अनुसार जो है सेन के जो नियम कानून थे घर में बेटियों के लिए, वो बेटों पे वो लागू नहीं करते थे, उन्होंने अपने सिद्धांतों को बदल रखा था। वहीं मदन गिरधर लाल का बेटा था, ये आप जान रहे होंगे। मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी, ये भी आप जान रहे होंगे। मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था जब वहां खोखा पहुंचा था, तो ये भी आप जान रहे होंगे। अब आगे मैं आप लोगों को बता दूं, सेन साहब ने गिरधर लाल को कहा, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। जब कार को मदन ने छुआ था तो गिरधर लाल जब आया था तो मदन को संबोधित करते हुए सेन साहब ने ऐसे कथन जो है गिरधर लाल को जो है वो सुनाए। गिरधर लाल अहाते के कोने आउट हाउस में रहते थे, ये आप ध्यान में रखिएगा। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब कुछ शब्द और उसके अर्थ को समझ लेते हैं। तो सोफर का मतलब होता है ड्राइवर, रस का मतलब होता है ईर्ष्या, वाकिफ का मतलब होता है परिचित, तालीम का मतलब होता है शिक्षा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ इस पेज पे आप देख सकते हैं कि 2 प्रश्न मैंने लिया है जो कि इसी वर्ष 2026 के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये भी आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, एक प्रथम पाली में और एक द्वितीय पाली में पूछा गया था। सोफर किसको कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, ड्राइवर को कहते हैं। विष के दांत पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? तो आप जानते हैं, अहाते के एक कोने आउट हाउस में। तो यदि ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।